ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਝੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਚੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਕੀਰ ਸੀ, ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਸੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਚੰਨ ਨੇ ਚਰਖੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹੀ ਧਾਗੇ ਨੇ जो खड्डी ते उड़ती रही। अमृता प्रीतम देश की एक महान साहित्यकार, एक ऐसी लेखिका जो सामाजिक चेतना के लिए लिखती रही हैं। अमृता जी का जन्म अविभाजित पंजाब के गुजरांवाला गांव में 31 अगस्त 1929 को हुआ था। आपकी माता राज जी का देहावसान आपकी अल्पायु में ही हो गया। आपका लालन पालन आपके पिता श्री करतार सिंह हितकारी ने किया था। आपके पिताजी का निधन 1946 में हो गया। अमृता जी बचपन में अक्सर चांद में अपनी मां को ढूंढती और इसी से प्रेरित होकर 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी पहली रचना लिखी। बहुत छोटी थी, छत पर जाती, मां नहीं थी। चांद को देखती तो लगता चांद में जो निशान हैं वो मेरी माँ का नाम लिखा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले अक्षर चांद से गिरे थे मेरे कागज पर। तो उसी से छोटी छोटी कविताएं लिखने लगी। पहले पिताजी को दिखा लेती क्योंकि वो तो वक्त के माने हुए लेखक थे। अमृता जी की पहली रचना जो उनकी कविताओं का संकलन थी, ठंडियां किरणा के नाम से 1935 में प्रकाशित हुई। शुरू में आपने पंजाबी में लिखा और बाद में हिंदी में लिखना शुरू किया। सबसे पहला प्रभाव जो मुझ पर पड़ा वो हमारे पंजाब के सूफी शायरों का था। शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह और उसके बाद वारिस शाह। अमृता जी को अपने पिताजी के साए में कई महान साहित्यकारों से मिलने के अवसर भी प्राप्त हुए। इन्हीं में से एक को याद करके अमृता जी बताती हैं, मैं रविंद्रनाथ टैगोर से मिली थी जब मैं बहुत बच्ची थी। वो लाहौर में आए थे और मेरे पिता मुझे ले गए थे उनसे मिलवाने। अब मेरी पंजाबी जुबान तो उन्हें आती नहीं थी, मुझे कहने लगे कुछ सुनाओ। मैंने पंजाबी में एक नज़म कह दी। ये अच्छा था कि वहाँ कोई बैठा हुआ था मेहरबान, उसने पंजाबी नज़म को अंग्रेज़ी में करके उनको बताया। तो उन्होंने मुझे जो प्यार दिया वो अभी तक उसे महसूस कर सकती हूँ। अमृता जी ऑल इंडिया रेडियो लाहौर, जो अविभाजित भारत का एक रेडियो स्टेशन था, उससे 1937 में जुड़ी और सबके मन में जगह बना बैठी। अमृता जी की लघु कहानियों का पहला संकलन कुंजियां के नाम से 1943 में प्रकाशित हुआ। 1947 में देश के बंटवारे के समय उन्हें दिल्ली आना पड़ा।
इन्हीं दिनों उन्होंने अपनी अमर कविता अज आखा वारिस शाह नू की रचना की। मैं तो वारिस शाह से ही कह सकती थी, जिसने इस देश की मिट्टी में हीर और रांझे की मोहब्बत को किस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज घर घर में गाई जाती है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी लोग गाते हैं और रोते हैं। वो हमारा विरसा है। 1948 में एक बार फिर आप ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से जुड़ी और यहां आपने कई कार्यक्रमों का संचालन किया, जिनमें आवाज की दुनिया के दोस्तों कार्यक्रम काफी सराहा गया। वो बात एक हफ्तावार प्रोग्राम की है, जब मैं सुनने वालों के खतों के जवाब देती थी, तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें बहुत करीब पाती और बड़े प्यार से उनसे बात करती, उनके सवाल का जवाब देती और उन्हें मुखातब होती थी, आवाज़ की दुनिया वालों, इस तरह से। अमृता जी के उपन्यास सुनहेड़े पर 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको विदेशों में भी कई पुरस्कार मिले। अमेरिका के एक शहर में तो उनके नाम पर एक लेन का नाम भी अमृता प्रीतम लेन रखा गया है। अमृता प्रीतम की रचना अज आखा वारिस शाह नू भारत के अलावा पाकिस्तान में भी काफी लोकप्रिय हुई है। वारिस शाह भी अपने कलाम को रूहानियत के मुकाम पर ले जाते हैं, जब कहते हैं, सतर सतर बीबी हीर होई, हरफ हरफ रंजेटड़ा यार होए। इसका तो पंक्ति पंक्ति हीर है और एक एक हरफ रांझा हुआ। कहने को दुनिया की दास्तान है, लेकिन पहुंचती मार्फत के मुकाम पर है। मुझे याद आता है, एक बार पाकिस्तान से एक दोस्त आए मिलने, तो उन्होंने थोड़े से केले मेरे आगे रख दिए। मैं हैरान हुई, ये क्या? कहने लगी, ये मेरी तरफ से नहीं है, मैं आ रहा था तो एक केले बेचने वाला भागता हुआ आया, मुझे कहने लगा, तुम दिल्ली जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहता, तुम अमृता से मिलोगे? इन्होंने कहा, जाहिर है ज़रूर मिलूंगा। कहते, जिसने वारिस शाह नज़म कही थी? उन्होंने कहा हाँ मिलूंगा। कहते, ये केले उसे दे देना, मैं यही दे सकता हूँ, मैं समझूंगा कि मेरा आधा हज हो गया। इस प्यार का मैं क्या करूं? अमृता जी के लेख एवं कविताएं पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं। यही नहीं, उनकी रचनाएं आज भी पाकिस्तान में बीए स्तर तक की कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। हटाया है ते हर सड़क दी दिशा दा नाव पूंछ दिता है, पर जे तुसा मैनू लबड़ा है ता हर देश दे, हर शहर दी, हर गली दा बूहा ठकोरो। ए एक सराप है, एक वर है, ते जिथे भी स्वतंत्र रूह दी झलक पवे, समझना ओ मेरा घर है। अपनी कृतियां प्रकाशित कराने के सिलसिले में वास्ता पढ़ने वाले लोगों, संपादक, प्रकाशक आदि के साथ अपने अनुभवों के बारे में अमृता जी बताती हैं। मैं खुश नसीब हूं कि मुझे बहुत अच्छे प्रकाशक मिले। हिंदी में राजपाल से शुरू किया और आज तक उनसे रिश्ता बना हुआ है। बहुत अच्छा रिश्ता, बड़े अदब अदाब का रिश्ता, जैसे विश्वनाथ जी से। और हिंद पॉकेट बुक में दीनानाथ जी से बना हुआ है, शेखर जी से बना हुआ है। किताब घर ने मेरी बहुत सी किताबें छापी हैं। अमृता जी कवित्रियों में सचमुच बहुत ऊंची हैं और कविता का अर्थ शब्दावली नहीं, इनका हृदय काव्यमय है, इनका जीवन भी काव्यमय है। और जो लोग इनके घर में गए हैं वो देखेंगे इनका घर भी काव्यमय है। सचमुच अमृता जी ने न सिर्फ पंजाबी का, हिंदी का, भारत का, बल्कि विदेश में भी, बल्गेरिया में गईं,
और अमृता जी को मैं बहुत ऊंची कैटेगरी में रखता हूँ। लेखिका, कवित्री और इंसान के तौर पे तो बहुत ऊंची हैं। मेरे एक दोस्त थे, वो आर्टिस्ट थे, उनका नाम था जसवंत सिंह। उनके यहाँ दोपहर को एक दिन मैं बैठा हुआ था तो वहाँ अमृता जी आई। आप कल्पना कीजिए, आज से 55 साल पहले अमृता जी कैसी दिखती होंगी। एक अत्यंत आकर्षक युवा लड़की। उनसे पहली बार मैं वहीं मिला था जब बाकायदा 1950 में प्रकाशन शुरू किया। तब से लेकर आज तक बराबर अमृता जी की रचनाएं प्रकाशित करने का सुख मुझे मिला है। इनके पास संपादक बहुत अच्छे हैं। जैसे हिंद पॉकेट बुक में थे नफीस अफरीदी, उनसे मुझे बड़ी तसल्ली हुई थी। जब वो एक एक बात पर एक गलती नहीं जाने देते थे, मुझे पूछते। इसी तरह राजपाल के पास महेंद्र कुलश्रेष्ठ बहुत नफीस संपादक हैं, यानी लफ्ज़ लफ्ज़ की पहचान रखते हैं। उनके बारे में एक विशेष बात यह है कि मुझे ये लगा कि वो एक सीमित माहौल में, जो पंजाबी का माहौल था, रही, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सारी दुनिया का साहित्य पढ़ा। उन्होंने अच्छे लेखक, अच्छे अनुवादक सबको अपने साथ जोड़ा, उनको भी आगे बढ़ाने में योगदान किया। अमृता जी को 1958 में चित्रकार इंद्रजीत सिंह इमरोज का साथ मिला। अमृता जी ने इमरोज के साथ मिलकर नए लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक मासिक पत्रिका नागमणि का प्रकाशन 1966 में आरंभ किया। ये पंजाबी की पहली साहित्यिक पत्रिका है। हमारी जबान में जो पूरे मेरिट पर लिखा जा रहा है उसको हाईलाइट करना और पॉजिटिविटी को हाईलाइट करना, क्योंकि नेगेटिविटी तो चारों ओर बरस रही है। उसमें दोस्ती की बात करना, अमन की बात करना और दूसरी ज़बानों से कुछ तर्जमा भी उसमें पेश करना। जैसे मैं जिन देशों में भी गई हूँ, हर देश की 10-10 कविताएं मैंने तर्जमा की हैं। अमृता जी को 1969 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। 1979 में बुल्गारिया की सरकार ने आपको राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। 1982 में आपकी चर्चित रचना रसीदी टिकट पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंजाबी भाषा के सबसे पहले रचनाकार के रूप में अमृता जी को ही यह सम्मान प्राप्त हुआ। 1983 में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने भी आपको डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। आपको जबलपुर और बंबई विश्वविद्यालय ने भी एक रचनाकार के रूप में सम्मानित किया। सन 1986 में अमृता प्रीतम की साहित्यिक उपलब्धियों की लोकप्रियता को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता प्रदान की। 1987 में फ्रांस की सरकार ने आपको सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी आपको पंजाबी भाषा एवं साहित्य की विशिष्ट सेवा हेतु सम्मानित किया। अमृता प्रीतम को पंजाबी साहित्य अकादमी ने 2000 में शताब्दी का काव्य पुरस्कार देकर दिल्ली ही नहीं, भारत के साहित्य प्रेमियों को सम्मानित किया। कोई अंगला पर का
मैं पाकिस्तान दे एक शायर दी लंबी नज़म दा एक थोड़ियां जिहियां सतरां पेश करनियां। ए खुदा, सब कहानियों और नज़मों में सच्चाई, अमन और मोहब्बत उतार। अदीबों की तहरीरों में असर बरकरार रख और उन्हें नई सच्चाइयां लिखने का हौसला दे। और महात्मा बुद्ध के दरख्त के नीचे मोहब्बत की गवाही को मोहतबर बना। ए खुदा, लालटेन की रोशनी में लिखी इस दुआ को कबूल कर। कारगिल युद्ध के समय जन चेतना के लिए अमृता जी ने अपनी रचनाओं में शांति और अमन की बात की है। उन वादियों पहाड़ों पर जाना कि जहां बर्फ की चोटियों पर अंधेरा उतर आया है, आंखों में नफरत का अंधेरा, हाथों में हथियारों का अंधेरा। वो मिट्टी तुम्हें याद करती है, तुम जाना और वहां कुछ किरणें छिड़क देना। आज देश की परिस्थितियों में स्त्रियों की दशा को देखते हुए अमृता जी बहुत भावुक हो जाती हैं। गुस्सा आता है तो हम आम लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्यों नहीं दे पाए। अपनी पसंद के लेखकों के बारे में अमृता जी ने कहा, सबसे पहले तो ओशो का नाम लूंगी, जिसे मैंने हरफ हरफ पढ़ा है। फिर आप हिंदी की बात करेंगे तो मैं कमलेश्वर का नाम लूंगी, जिन्होंने अभी अभी कितने पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ लिखी है जिसे ऐतिहासिक चीज़ कहना चाहिए। और पंजाबी में मोहनजीत की नज़में हैं। अपनी अन्य रचनाओं के अलावा अमृता जी ने अपनी जीवनी भी लिखी है। स्वजीवनी लिखना आईने में खुद को देखना है, तो खुद जैसे है उसमें आप अदल बदल नहीं कर सकते। बहुत से लोग अच्छा दिखने के लिए लिखते हैं या कुछ इस तरह के प्रभाव देने के लिए। मैंने वो नहीं किया, मैं खुद को देखना चाहती थी, क्योंकि मेरी जो तलाश है, मेरी जो जस्तजू है, वो इनर एवोल्यूशन की है। उस यात्रा में वो मुकाम आए जब पूरी कायनात को, उसकी वाइब्रेशंस को मैंने कुछ झलक देखी है, लेकिन और पूरी तरह देख पाऊँ। सियासी तौर पर मैं समझती हूँ कि अपने देश में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, जो ये नहीं रख रखाव रखते थे कि आम आदमी से ज़रा हट के बात करना है या ज़रा ऊंचे बैठ के बात करना है। मुझे याद है एक औरत बड़े गुस्से में थी, घर लुट गया था, कुछ पास नहीं था, उसने जवाहरलाल जी का कॉलर पकड़ लिया। ये आज़ादी है जो तूने दी है। तो जवाहरलाल जी ने कहा, देखो हाँ ये आज़ादी है, ये आज़ादी है, इसलिए तुम प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ सकती हो। हो ची मिन जब आए तो मुझे तारुफ कराया किसी ने। जब उन्हें पता लगा कि मैं नज़म कहती हूँ तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मेरा माथा चूम कर कहने लगे, हम दोनों सिपाही हैं, तुम कलम से लड़ती हो, मैं हथियार से। अमृता जी अपनी कहानी कादम्बरी पर बनी फिल्म के बारे में बताती हैं। उसमें काम करने वाले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि जितना मौका उनको मिला काम करने का, उस तरह वो फिल्म को कैनवास पर नहीं उतार पाए। जैसे माँ के ट्रेजेडी से ये सारी कहानी बनी, तो वो ट्रेजेडी उन्होंने दिखाई नहीं। अब बना रहे हैं पिंजर पर, और मुझे तसल्ली है कि बहुत बड़े डायरेक्टर बना रहे हैं।
जी ने कई लोगों की रचनाएं प्रकाशित की, किंतु पिछले दिनों उन्होंने एक पाकिस्तानी लेखिका के अनुरोध पर उनकी किताब दूसरे आदम की बेटी का संपादन किया। ये भारतीय साहित्य के इतिहास में काफी सुखद घटना है। तौसीफ आपा पर ये जो किताब आई है, ख़ास तौर से मतलब दूसरे आदम की बेटी, तो दूसरे आदम और पहले आदम को अलग किया है खुद तौसीफ आपा ने, और मुझे लगा कि दूसरे आदम के हम सब संतान हैं, और ये सही है कि वो पहली ही संतान हैं और हम उनके बाद की संतानें हैं, लेकिन हैं दूसरे आदम की ही, और इससे पहले भी और रही होंगी, लेकिन वो हमारे सामने नहीं हैं और उनकी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। मैं बहुत सोचता रहा, जब ये किताब कल रात मैंने पूरी पढ़ी, मुझे ये लगा कि अमृता जी ने कितना बड़ा काम किया है। बहुत इनाम मिले, एजाज़ मिले, मेडल मिले, पढ़ाई में, लिखाई में, लोगों की तरफ से, इदारों की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से। उन्होंने मुझे दूसरे आदम की बेहिसाब औलादों की साथी समझ लिया। इंटेलेक्चुअल्स में पहली बार मेरी शनाख्त, मेरी रिकग्निशन, मुझे जो पहचाना है, तस्लीम किया है, अमृता जी। दुनिया लिखती है अमृता प्रीतम के ऊपर, अमृता प्रीतम ने मेरे लिए किताब लिखी है, अफजल तौसीफ के लिए। ये तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एहसास, सबसे बड़ा ऑनर है जो अब तक की जिंदगी में मुझे मिला है। जिंदगी के अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर अमृता जी अपने परिवार के बच्चों पर भी प्यार निछावर करती हैं। अमान, मैं तुम दोनों बच्चों की एल्बम देख रही थी, तो कुछ तो पहचान पाई कि कहाँ की है, कुछ नहीं पहचान पाई। तुम्हें याद है ये तस्वीर शिल्पी की है ना? हाँ जी। ये कहाँ की है? ये तो यहाँ की है, घर में ही थी। अपने घर में की है ना? हाँ जी। अच्छा। और ये जो ऊपर वो बना नहीं था ना फ्लोर, ये ऊपर छत की है। ऊपर ये मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाई कहाँ की है। ये तो जब हम बॉम्बे में घूम रहे थे वहाँ की है। ये तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें कंधे पर, पीठ पर उठाया हुआ था, याद है? हाँ जी। हमने अंत में अमृता जी से जीवन और रचनाकार के रिश्ते के बारे में उनके विचार जानने चाहे तो उन्होंने कहा, कलाकार का काम है सिर्फ यात्रा, अंतर की यात्रा। रास्ता चलते कोई आपको फूल देता है या पानी का प्याला दे देता है तो आप उसका शुक्रिया करते, लेकिन रुकते नहीं देता तो कोई शिकवा नहीं करते, किसी से मांगते नहीं। मेरी जिंदगी 3 हिस्सों में बंटी हुई है। तलब, सबसे पहले एक प्यास, जिज्ञासा जानने की, दूसरी इश्क, मोहब्बत, दोस्ती, और जिसमें कोई नेगेटिविटी शामिल नहीं होती, और तीसरा मुकाम आता है मार्फत का, जिसमें इंसान अपने को खोजता हुआ, जैसे शाह हुसैन की लाइन है, फकीरा आपे अल्लाह हो, उस मुकाम तक पहुंचना, उस कायनाती हुस्न तक पहुंचना जिसमें कोई जाति पाति मजहब कुछ बात सब छूट जाते हैं। अमृता जी आज भी उसी सामर्थ्य और शिद्दत के साथ सृजनात्मक रचनाओं के क्षेत्र में कार्यशील हैं जैसे पहले हुआ करती थीं। यद्यपि आयु का बंधन कभी कभी उन्हें विश्राम करने को बाध्य करता है, फिर भी वर्तमान में आप गहन चिंतन एवं दरवेशी और मार्फत वाली स्थिति के संग जीती हैं और उसी रंग में आज भी
उनका रचनाकार जीवित है। सपना ही तू, सच तू, सपना ही तू, खैर को अपना